ठीक है, चलो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो मैग्नेटिज्म होता क्या है। मैग्नेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग को सबको पता है। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक से काफी तुमको मिलता जुलता चीज मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिज्म में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। वहां पे कूलम्स लॉ है, यहाँ पे बायो सावर्ट्स लॉ है। ऐसा काफी वहां पे मिलता जुलता चीज मिलेगा। ठीक है। दो बातें हम लोग को पूरा मैग्नेटिज्म चैप्टर में याद रखना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था वैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा होगा, रेस्ट पे है, तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। रेस्ट पे मूविंग कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पर उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। अगर करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पे फोर्स लगता है। ये पहला बात। दूसरा बात क्या है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया मुझे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज क्या होता है, करंट को बोलते हैं हम लोग। करंट में चार्ज मूव करता है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूव करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमेशा याद रखना, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। यहाँ पे भी जो करंट फ्लो हो रहा था फर्स्ट केस में, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमेशा याद रखना, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये दो बात याद रखना है पूरा बस। मैग्नेटिज्म ये दो बात काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को पूरा क्लास 12 में याद रखना है, क्योंकि इसका काफी एप्लीकेशन बहुत जगह देखने को मिलता है। तो ये बातें याद रखना है। एक करंट कैरिंग वायर है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। और दूसरा बात क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमेशा मूविंग चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगाएगा। चार्ज अगर रेस्ट में है तो फोर्स नहीं लगेगा। अगला टॉपिक है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पूरा बेस है मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म का पूरा बेस यहीं से आता है। ओर्स्टेड क्या किया ये देखो, मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके का सेम होता है। वो क्या किया, इस नीडल के ऊपर एक वायर रखा है, इससे करंट फ्लो हो रहा है। इससे करंट फ्लो हो रहा है। मान लो ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ ये नॉर्थ, ये वेस्ट ये ईस्ट, ऐसा डायरेक्शन मान लो तो। जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग क्या बात की इसके पहले, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हमेशा प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे वायर करंट फ्लो हो रहा था, तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब बात क्या है ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। मैग्नेटिक नीडल का काम क्या होता है, वो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है।
तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ पॉइंट है। मैग्नेटिक नीडल में लिखा होता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसका जो नॉर्थ वाला पॉइंट है ना, ये वेस्ट की तरफ घूम जाएगा। यही है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। वो क्या किया, नेगेटिव नीडल को नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर करंट कैरिंग वायर रखा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है। वायर में जब करंट फ्लो करेगा, तो जो मैग्नेटिक नीडल है, अभी देखो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वो घूम के वेस्ट की तरफ पॉइंट करने लगेगा। ये वो ऑब्जर्व किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर तुम करंट को रिवर्स कर दो, अगर तुम करंट को रिवर्स कर दो नॉर्थ से साउथ, तो जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो मैग्नेटिक नीडल था, साउथ या नॉर्थ, अब इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ वाला पार्ट, ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट चल जाएगा। करंट रिवर्स किए, तो मैग्नेटिक नीडल का पॉइंट भी रिवर्स हो गया। ये सब चीज को ऑब्जर्व किया। उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा और स्टैटिक एक्सपेरिमेंट बताओ, तो वो चारों चीज बताना होगा। पहला चीज देखनी है हम लोग, वायर ऊपर में है, साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रहा है, तब क्या होगा, नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा। फिर नॉर्थ से साउथ हो रहा है, तब किधर डिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा चार केस निकल के आएगा, और चारों तुमको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसको अच्छे से समझना है। अच्छा दूसरा चीज क्या है, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस था। फर्स्ट केस में क्या है, वायर नीडल नीचे है, नीडल को ऊपर करते हैं, करंट का डायरेक्शन सेम है। तो नीडल क्या हो, नीडल क्या करेगा, ठीक है देखो क्या करेगा वो। नीडल ऊपर में है, वायर नीचे है, और करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नहीं। फर्स्ट केस में क्या हुआ था, नीडल वेस्ट की तरफ घूम गया था। इस केस में क्या होगा, नीडल ईस्ट की तरफ घूमेगा। ये दो केस याद रखना, पहला और दूसरा। उसके बाद अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज करोगे, ठीक, अब ये ईस्ट की तरफ पॉइंट कर गया। फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस क्या, सेकेंड केस का मॉडिफाइड वर्जन। करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ, नीडल ऊपर है, अब ये किधर पॉइंट करेगा, वेस्ट की तरफ। तुम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज करोगे, नीडल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तुमको सिर्फ पहला और दूसरा केस याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, जैसे नीडल को नीचे से ऊपर कर दूंगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब आते हैं असली टॉपिक। पायो सैराट्स लॉ। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोग को ये प्रूफ कर दिया कि अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ओस्टेड के पहले तक ये किसी को नहीं पता था कि अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये ओस्टेड आके बताया था। लेकिन इसका रीजन नहीं पता था। इसका रीजन पता चला बायो सैवर्ट लॉ से। बायो सैवर्ट लॉ क्या बोलता है, जिस तरीके से
इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलर फ्लो का इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस मैग्नेटिज्म का बायो-सावर्ट लॉ में है। सॉरी, उतना ही इंपॉर्टेंस बायो-सावर्ट लॉ का मैग्नेटिज्म में है। बायो-सावर्ट लॉ बोलता क्या है ये देखो। अगर ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे पॉइंट है आर, इसको पी से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या है? पी का कोऑर्डिनेट माइनस ये जो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब वो आई के एफ जे के एफ के टर्म्स में, वेक्टर के टर्म्स में। तो ये आर वेक्टर निकल के आया। अच्छा, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो एक बात का श्योरिटी है कि पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि हम लोग को ऑस्टिन बता के गया था। हम लोग को ये ऑस्टिन बता चुका है कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो पॉइंट पी में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता कितना होगा, अभी तो डायरेक्शन पता चल चुका है और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ये पता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तब इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए आप। देखो, मुझे ये वेक्टर पता है, आर वेक्टर। ये जो पॉइंट ए है, ये एक्चुअल में एक सिंगल पॉइंट नहीं है, इसे वायर काफी बड़ा है। एल लेंथ का होगा, मान लो 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। ये जो पॉइंट है ये काफी छोटा एलिमेंट है, इसको मैं डीएल बोलता हूँ। एल का काफी छोटा हिस्सा डीएल। तो बायो सेवर्ट्स में ये बोलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो ये जो डीएल है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको डीवी से डिनोट करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तुमको जब भी मैग्नेटिज्म में कुछ भी डाउट हो, तुरंत उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर लेना, आंसर तुरंत मिल जाएगा। तुमको जैसे नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है कि स्केलर है, मान लो ये नहीं पता है मुझे, मैं क्या करूंगा? मैं सोचूंगा मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होगा। तो इसीलिए मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक को काफी कंपेयर करके चलेंगे, दोनों मिलता जुलता ही लगभग। तो बायो सेवर्ट्स में ये बोलता है कि ये जो डीबी है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीएल के कारण, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। वो करंट जो वायर में फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा चीज, वो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वायर का जो डीएल लेंथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे? डिस्टेंस के, यानी कि आर स्क्वायर। करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वायर का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर से। अब कांस्टेंट लाना होगा एक। वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? डीवी का फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई डीएल आई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे हम लोग। फॉर्मूला यही है, यहाँ तक बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला यही है एक्चुअल में। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम लोग। इसमें म्यू नॉट क्या बोलते हैं हम लोग? म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि म्यू नॉट अगर मीडियम का हो तो सिर्फ म्यू। ठीक है। अब ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आया म्यू नॉट बाई 4 पाई,
ये म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आया है। इसका वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर में -7। और से ऐसा क्या होगा? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है। 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर इनवर्स पर एम्पियर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसका SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला। इसका SI यूनिट टेस्ला होता है। एक बात का ध्यान रखना हम लोग को, ये जो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ये काफी बड़ा वैल्यू है। 1 टेस्ला मतलब काफी छोटा वैल्यू नहीं है। 1 टेस्ला कितना बड़ा वैल्यू, ये हम लोग कुछ देर में देखेंगे। 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है, इसको भी कुछ दिनों में देखेंगे। यहाँ तक से क्लियर होना चाहिए, सिंपल बात है। उसके बाद अब इस बायो सेबेस्टियन को टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक। अब इसको मॉडिफाई करते हैं। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, तो क्या होगा? डीएल है। ये जो डीएल है ना, डीएल क्या था एक्चुअल में? एक्चुअल में करंट एलिमेंट था, वायर का एक छोटा सा हिस्सा। इसको मैं वेक्टर बोल रहा हूँ। वेक्टर तुम लोग को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। आई कैप जे कैप के टर्म्स में आएगा, तो डीएल वेक्टर हो गया। और ये आई तो था ही। अब मैं क्या करूंगा? खुद से एक आर वेक्टर मल्टीप्लाई करूंगा। आर वेक्टर पहले नहीं था डीवी के फॉर्मूले में, मैंने खुद से मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पे साइन थीटा था मैंने से, यहाँ पे भी साइन थीटा आएगा। मिस हो गया हम लोग को कि वो डीएल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डीएल साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज मिस कर गए हम लोग। एक्चुअल में ये जो एंगल है, इसको थीटा बोलते हैं। वायर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्शन, और ये जो आर वेक्टर निकल के आया है, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? म्यू डीएल आई साइन थीटा बाई 4 पाई r²। ठीक है, वो एक्चुअली डीएल के लिए डीएल साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे भी साइन थीटा आएगा। अब देखो, खुद से हम लोग एक आर वेक्टर ऊपर मल्टीप्लाई किए, तो नीचे भी वो आएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो, डीएल क्रॉस आर साइन थीटा है, डीएल क्रॉस आर साइन थीटा है। ये किसका फॉर्मूला है, क्या लगता है? डीएल क्रॉस आर साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा? a0/4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये वेक्टर के टर्म्स में बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला, ये वेक्टर के टर्म में है बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला। यहाँ तक सही है। अब तुमको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक ये और एक ये। सेकेंड फॉर्मूला ज्यादा यूज आएगा न्यूमेरिकल्स में, कहीं पे भी सेकेंड फॉर्मूला का ज्यादा यूज होगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्या क्या होगा इसमें। इस फॉर्मूला को देख के हम लोग दो चीज समझ में आता है। डीएल क्रॉस आर है, यानी कि इसको डीएल आर साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 हो,
तो dv भी जीरो निकल के आएगा। अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो, साइन थीटा है तो साइन जीरो जीरो होगा, तो dv का वैल्यू भी जीरो निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर थीटा का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट पी है ये वायर के ऊपर ही लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट पी है, थीटा का वैल्यू जीरो मतलब वो वायर के ऊपर ही लाई कर रहा है, तभी जीरो हो पाएगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे जीरो हो जाएगा अगर थीटा जीरो है। अब हम लोग क्या देखना है, उसका डायरेक्शन देखना है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात डिस्कस कर रहा था कि जो 10 की पावर माइनस सेवन है, सॉरी 1 टेस्ला जो है, मैं डिस्कस करना चाहता था कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितना बड़ा मैग्नीट्यूड ये डिस्कस करना चाहते हैं। देखते हैं ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। देखो ये बायो सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला है, म्यू आई डी क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आई का वैल्यू 1 पुट कर दो, वायर का लेंथ 1 ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आएगा? अगर आई 1 है, एल भी 1 है, आई इक्वल टू 1 मतलब 1 एम्पियर, और ये 1 मीटर, ऐसा यूनिट सारा। तो म्यू बाय 4 पाई, आई का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू भी 1 है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आर है, आर क्या है? आर क्या था? एलिमेंटल लेंथ डीएल से पॉइंट पी का डिस्टेंस, उसको भी मैं 1 एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो सब कुछ 1 है तो सब 1 कर देंगे, फाइनल क्या हो जाएगा, म्यू बाय 4 पाई। और अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए कि म्यू नोट बाय 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 होता है, तो कितना वेट भी प्रोड्यूस हुआ, 10 पावर माइनस 7 टेस्ला। तो इसे क्या पता चला, अगर वायर का लेंथ 1 मीटर है और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और पॉइंट का और वायर के बीच का डिस्टेंस भी 1 है, 1 मीटर है, और ये जो थीटा था इसको मैं 90 डिग्री एज्यूम करता हूँ। इसको 90 क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा यानी साइन 90, तो वो भी 1 हो जाएगा, इसीलिए हम 90 एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर वायर का लेंथ 1 मीटर है, डिस्टेंस भी 1 है, करंट भी 1 एम्पियर है, और थीटा 90 डिग्री है, तो कितना मैग्नेटिक प्रोड्यूस हुआ, 10 पावर माइनस 7 टेस्ला, 10 पावर माइनस 7 टेस्ला। अब एक चीज समझो, 1 एम्पियर का करंट कोई छोटा वैल्यू नहीं है, और 1 मीटर लेंथ भी कोई छोटा वैल्यू नहीं है। 1 मीटर लेंथ तो अच्छे से देख सकते हो कितना बड़ा होता है, और 1 एम्पियर का करंट भी काफी बड़ा वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, ऐसा कुछ है, 1 एम्पियर है, मतलब काफी ज्यादा है वो। तो अगर उतना बड़ा वायर है, उतना डिस्टेंस है पॉइंट और वायर के बीच में, और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला, 10 पावर माइनस 7 टेस्ला। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अगर मुझे 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो करंट को कितना चाहिए होगा, करंट मुझे 10 पावर 7 एम्पियर चाहिए। अगर मुझे करंट 10 पावर 7 एम्पियर मिल जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1 टेस्ला होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं सारे पैरामीटर को 1 मीटर रखूं, थीटा को 90 डिग्री रख दूं, सिर्फ करंट को अगर मैं 10 पावर 7 एम्पियर रखूंगा, अगर मैं सिर्फ करंट को 10 पावर 7 एम्पियर कर दूं, तो मुझे 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। या फिर अगर मैं वायर का लेंथ को 10 पावर 7 मीटर कर दूं, बाकी सबको 1 रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1 टेस्ला आएगा। तो इसे तुम एक अज्यूम कर सकते हो कि 1 टेस्ला कितना बड़ा वैल्यू होता है, कि 1 टेस्ला प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए। इसलिए 1 टेस्ला कोई छोटा वैल्यू नहीं है, ये बात हम लोग को समझना है। अब कुछ देर बाद हम लोग डायरेक्शन के बारे में देखेंगे।
कि अगर यहाँ पे वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो पॉइंट पी पे नेगेटिव फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, यानी कि हम लोगों का जो स्क्रीन है उसको मैं एक प्लेन अज्यूम करूंगा, और अज्यूम मतलब इमेजिन करके चलो कि उस प्लेन पे एक वायर रखा हुआ है और पॉइंट पी उस प्लेन पे है। तो अब मेरा मोटिव क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस स्क्रीन पे, पॉइंट पी का अल्टीमेटली स्क्रीन पे, तो वो इस स्क्रीन के अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये कि वो इस स्क्रीन के अंदर जा रहा है, मतलब वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है या स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, या ये हम लोग को फाइंड करना है। इसके लिए काफी सारा लॉस होता है, ये हम लोग कुछ दिनों में देख, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या करूँ। अच्छा, अगर तुम इसको कूलम्स लॉ से कंपेयर करोगे तो भी काफी सिमिलरिटीज मिल जाएगा। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 कि 150 by r²। वहां पे भी आर स्क्वायर था, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। फर्स्ट फॉर्मूला पे देखिए जो कि स्क्वायर किए हुए, उसके बाद वहां पे क्या था, P1 P2 था, तो यहाँ पे आईडीएल है, आईडीएल साइन थीटा हो गया, बस यही सही। सॉरी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां पे 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, डीपी। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, ये आर स्क्वायर है, वहां पे भी आर स्क्वायर था, वहां पे क्यू था, तो यहाँ पे आइडियल साइन थीटा है, वहां पे 1/4 था, यहाँ पे म्यू 0/4 है। सिर्फ कंपेयर करते चलना सबको, चलिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग कांस्टेंट क्या मिला था, एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड में क्या कांस्टेंट मिला, म्यू नॉट। हम लोग अब ये देखना चाहते हैं कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं। अब अगर तुम लोगों को 1/4 का वैल्यू याद हो, उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ये उसका वैल्यू है। और म्यू 0/4 का वैल्यू कितना निकल के आया, 10⁻⁷। अभी यूनिट पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ऐसा यूनिट पे बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा यूनिट पे बात कर रहे हैं हम लोग। अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तो डिवाइड करते पता चल जाएगा, इंटू 4/7 4/4 कैंसिल, और 1/9 × 10⁻⁹ टू 10⁻⁷। क्योंकि म्यू 0/4 क्या होता है, 10⁻⁷, तो 1/10⁻⁷ हो गया। उसके बाद म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, इसका फाइनल वैल्यू क्या निकल गया है, 9 × 10⁻16, ये इसका फाइनल वैल्यू। ये वैल्यू अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये एक्चुअल में क्या है, 1/3 × 10⁻8 होल स्क्वायर। और 3 × 10⁻8 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। 3 × 10⁻8 क्या स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 1/c² हो गया। तो अगर मैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का बात कर रहा हूँ, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है,
1/c²। ये बात अच्छे से याद रखना है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हम लोग एयर पे बात कर रहे हैं, मीडियम का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस का वैल्यू है। अगर ये मीडियम का बात होता है, हम लोग अभी हम क्या बोल रहे हैं कि वायर किस मीडियम में, एयर पे। अभी वायर का मीडियम एयर है, मतलब वायर और पॉइंट के बीच में एयर है। लेकिन अगर वहां पे कुछ और होता, जैसे पानी होता, वहां अज्यूम करके चलो बस, वहां पे अगर कोई दूसरा मीडियम होता, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, तो हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू आर म्यू नॉट करते हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट करते हैं। ये होता है। और फिर इसका वैल्यू होता है 1/c²। अगर मीडियम होता तो ये करना पड़ता। ये सब छोटा मोटा चीज ऐसे बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इससे बेसिक न्यूमेरिकल ही मिलेगा। फिर वो फॉर्मूला बताइए, सारा वैल्यू चलेगा एग्जाम में। अब बेटा तुम, हाँ डीबी फाइंड करो। एक बात याद रखना है, हम लोग डीबी बोल रहे हैं जब हम लोग डीएल कंसिडर किए हैं, वायर का एक छोटा लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग डीबी बोल रहे हैं। अगर वायर का लेंथ ये भी है 2 मीटर 3 मीटर, तो हम लोग डीएल कंसिडर नहीं करेंगे। तो डीएल की जगह सीधा वो लेंथ को पुट कर देंगे और डीवी की जगह बी लिखेंगे। हम लोग डीवी कर लिखते हैं जब मुझे वायर का लेंथ नहीं पता है। वायर के छोटे छोटे हिस्से को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तब टोटल लेंथ मिलेगा, तब डीवी लिखते हैं। लेकिन अगर तुमको वायर का लेंथ दे दिया है, उस केस में जरूरत नहीं डीएल लिखने का। ये जनरल स्टेटमेंट है। हो सकता है कहीं कहीं ये ना भी हो, लेकिन तुमको जनरली मान के चलो, अगर तुमको वायर का लेंथ दे दिया है, तुम क्या करोगे, बी इक्वल टू म्यू आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई r², सिंपली पुट कर दो बस। सॉरी डीएल नहीं होगा, एल होगा। तुमको पता है वैल्यू एल का, वायर का लेंथ पता है, तो म्यू आई एल साइन थीटा बाय 4 पाई r², सारा वैल्यू दिया रहेगा, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 का पाई का वैल्यू पता है, 10⁻⁷ सिंपल है। ठीक है, और डायरेक्शन पे आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात, इसका डायरेक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं डायरेक्शन का बात कर रहा हूँ, अगर तुम जी का पेपर दोगे या स्कूल के एग्जाम में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो डायरेक्शन पे काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये डायरेक्शन ही डिसाइड करेगा फोर्स किधर लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, सिमिलरली इस केस में मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगा कि चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना काफी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे निकलता है वो देखो। अभी हम डिस्कस किए कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देखो। मैं जो बोल रहा हूँ स्टेटमेंट उसको अच्छे से सुनना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो थंब है, जिसको अंगूठा भी बोलते हैं, थंब उसको वायर के डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये एरो नहीं है, ये थंब मान लो। और जो हम लोग का 4 फिंगर्स बचा हुआ है, उसको वायर की तरफ रोल कर दो, तो डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ ऐसा डायरेक्शन निकल के आएगा ना। तो ये डायरेक्शन कैसा निकल के आया,
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मतलब वो स्क्रीन के बाहर निकल रहा है या स्क्रीन के अंदर जा रहा है? इस पॉइंट पी पे तुम स्क्रीन पे पूरा फोकस करो, जहाँ पे वायर रखा हुआ है वहां पे अपने थंब को प्लेस करो और अपने चारों फिंगर्स बचे हुए हैं उनको रोटेट करो। तो मुझे बात बताओ, अगर पॉइंट पी पे तुम आ रहे हो तो पॉइंट पी पे क्या हो रहा है? तुम्हारे चारों उंगली जो है वो स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं या स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। स्क्रीन से अगर बाहर निकल रहा है तो आउटवर्ड, अंदर जा रहा है तो इनवर्ड। आउटवर्ड के लिए क्या डायरेक्शन है? आउटवर्ड के लिए हम लोग ऐसा शो करेंगे, ये आउटवर्ड का सिंबल है। और इनवर्ट के लिए क्रॉस। ये कन्वेंशन फॉलो होता है, इसको याद रखना है। आउटवर्ड और इनवर्ट। ठीक है, इसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का जो प्रोसेस है, ये मेथड इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड क्यों बोलते हैं? ये राइट हैंड का इस्तेमाल करके निकलते हैं, लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना है। हम लोग को राइट हैंड का यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक वायर है। वो कह रहा है कि यहाँ पे क्वांटिटी है। हम लोग का मोटिव क्या है? ये जो वायर है इसके कारण पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये मोटिव हम लोग फाइंड करना। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। वायर से पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। पॉइंट पी का ये एलिमेंटल लेंथ डीएल से, ये डिस्टेंस है वेक्टर आर, जो वायर से वाट लोगों ने डिस्कस की है। बस उसी में थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके यूज करेंगे। और करंट का डायरेक्शन यही है। और ये एंगल कितना होगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो इसको मान के चलो कि ये फाई है, ये फाई है। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे क्या समझना है हम लोगों को कि एक्चुअली हो क्या रहा है। करंट आई फ्लो हो रहा है वायर से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉइंट पी पे। अब सवाल ये कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या निकल के आएगा? अगर हम लोग उस मेथड को फॉलो करेंगे जो डिस्कस किए अभी, राइट हैंड थंब रूल, उससे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या निकल के आएगा? क्या लगता है? तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा। इनवर्ड होगा तो क्रॉस से डिनोट करेंगे। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो डीवी निकालते हैं। डीवी कितना आएगा? म्यू बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग
क्या बोलते हो, चालाकी का इस्तेमाल करना है। मतलब देखो थीटा प्लस फाइव तो 90 डिग्री आएगा, ये 90 है। अगर थीटा प्लस फाइव 90 है, अगर थीटा प्लस फाइव 90 है, तो मैं साइन थीटा क्या बोल सकता हूँ, कॉस फाइव बोल सकते हैं। अगर साइन, अगर थीटा प्लस फाइव 90 है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 - 5, साइन 90 - 5 क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। साइन 90 - 5 क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। तो साइन थीटा की जगह मैं कॉस फाइव लिख सकता हूँ। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, अच्छा इस पे दूसरा चीज क्या है, ये देखो, ये जो दोनों के बीच का लेंथ है, ये जो आर है, आर वेक्टर आर, अच्छा और एक चीज, इसको पॉइंट ओ मान के चलते हैं। ये पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, ये पूरा एल है। पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस एल है। तो टेन फाइव क्या निकल के आएगा, टेन फाइव क्या आएगा, पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि एल बाई ए हो गया। अच्छा, तो एल क्या होगा, ये टेन फाइव। तो इससे डीएल क्या निकल के आएगा, तो डीएल आएगा ए सेक स्क्वायर डी फाइव। सिंपली डीएल बाय डी फाइव कर दो, तो ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ये डीएल का निकला। अब देखते हैं आर क्या आएगा, कॉस फाइव देखो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, ए है, तो कॉस फाइव कितना है, ए बाई आर। तो आर क्या होगा, आर होगा ए सेक फाइव। अभी तक तीन चीजें हम लोग फाइंड की, साइन थीटा को कॉस फाइव में कन्वर्ट किए, एल डीएल को ए और फाइव के टर्म्स में फाइंड किए, आर को भी ए और फाइव के टर्म्स में फाइंड किए। अब क्या करेंगे, डीबी में सब पुट कर देंगे बस, सारा चीजों को डीबी में पुट करना है बस। तो देखो डीबी क्या निकल गया है, ये सिक्स पॉइंट फाइव डी फाइव, साइन थीटा यानी कि कॉस फाइव हो गया, और आर स्क्वायर, आर क्या है, ए सेक फाइव, ए स्क्वायर सिक्स स्क्वायर फाइव। बताओ यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हो, ये सिक्स स्क्वायर फाइव, ये सिक्स स्क्वायर कैंसिल, ये ए और ये पावर टू कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई कॉस फाइव फाइव डिवाइड बाई ए। ये फाइनल निकल के आया, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई कॉस फाइव डी फाइव बाई ए। अब वापस डायग्राम में सकते हैं, ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन का पार्ट है, कि जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें एक लिमिट देना पड़ता है,
ये लिमिट क्या है ये सब में? देखो ये फाइ जो एंगल था, ये किस चीज का एंगल है? डीएल लेंथ जो है, एलिमेंटल लेंथ, उसके साथ परपेंडिकुलर का एंगल जो आएगा वो है फाइ। अगर मैं बोलूँ कि ये जो डीएल लेंथ है, ये वायर का एक्सट्रीम एंड नहीं है। ये जो डीएल वाला पॉइंट है, ये वायर का एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब एंड का बात कर रहे हैं, वायर का एंड नहीं है। वायर का दो पॉइंट होगा एंडिंग का। तो जो एंडिंग वाला पॉइंट होगा, उसके साथ मान लो परपेंडिकुलर से फाइ वन एंगल है। उसके साथ मान लो परपेंडिकुलर के साथ एक फाइ टू एंगल बनेगा, और ये दूसरा एंडिंग के साथ फाइ वन एंगल है। थोड़ा वायर, थोड़ा यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, बुक फॉलो कर लेना, या फिर थोड़ा सा देखना समझ में आ जाएगा। फाइ टू क्या है? वायर के एंडिंग के साथ परपेंडिकुलर का जो एंगल है वो। और फाइ वन क्या है? दूसरे एंडिंग के साथ परपेंडिकुलर का जो एंगल आएगा वो है। और फाइ क्या है? एलिमेंटल लेंथ जो डीएल, उसका जो एंगल आएगा परपेंडिकुलर के साथ वो है फाइ। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा पूरे वायर के कारण। तो जो लेंथ हम लोग लेंगे, वो लेंथ क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक का लेंथ लेंगे। तो जो फाइ है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फाइ टू से लेके माइनस फाइ वन तक जाएगा। फाइ टू से लेके माइनस फाइ वन तक जाएगा। माइनस फाइ वन याद रखना, प्लस फाइ वन नहीं बोल रहा हूँ। फाइ टू क्यों बोल रहा हूँ? फाइ टू और फाइ वन हो गया। ठीक है, इसका लिमिट पुट करेंगे ताकि पूरा नेगेटिव ही निकल सके। म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय ये कांस्टेंट ये। अब इंटीग्रेट करेंगे, cos फाइ डी फाइ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा sin फाइ। और लिमिट क्या था, फाइ टू से माइनस फाइ। तो फाइनली वैल्यू क्या हो गया है, म्यू नॉट आई बाय फोर का ये साइन फाइ वन प्लस साइन फाइ टू। ये फॉर्मूला है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि करंट कैरिंग वायर का एक पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना आएगा, तो मुझे तीन चीज का वैल्यू बताना चाहिए, तीन नहीं चार। करंट आई का, लेंथ ए का, ए क्या था, ए था परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी का और वायर का, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा क्या चाहिए, फाइ टू चाहिए, और क्या चाहिए, फाइ वन चाहिए। ये चार चीजें अगर मुझे पता है, तो एक करंट कैरिंग वायर के लिए मैं इजीली इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज और देखो, ध्यान से देखो। ये जो वायर है, इस वायर की कोई लेंथ था, इस वायर का लेंथ मान लो कैपिटल लेंथ है, कोई फाइनाइट लेंथ था 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अगर मान लो इसमें जो पॉइंट एक डिनोट कर रहा हूँ, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो जो एंगल फाइ वन बन रहा है तो कितना बनेगा, क्या लगता है तुम लोग, इंट्यूशन से बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉइंट ए है, ये काफी दूर में है, ये पॉइंट ओ से काफी दूर में है, इन्फिनिट डिस्टेंस है। तो जो एंगल फाइ वन बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर ये दूसरा एंड है, पॉइंट ए नहीं, पॉइंट बी, ये अगर इन्फिनिट लेंथ का है,
पॉइंट ओ से, तो पॉइंट पी से अगर मैं पॉइंट बी को कनेक्ट करना चाहूँ, तो वो एंगल कितना बनेगा? हम लोग का जो इंट्यूशन बोल रहा है कि वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। मेरा अल्टीमेटली एम क्या था? पॉइंट पी को और पॉइंट बी को कनेक्ट करना है, लेकिन पॉइंट बी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट पी से भी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। अगर वो पॉइंट ओ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट पी से भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। अब क्या देखना है? अगर ये पॉइंट पी से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इंट्यूशन से हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये कभी कनेक्ट नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में होगा ये कि जब मैं कनेक्ट करने जाऊंगा ना इसको, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, ये वाला कनेक्ट ही नहीं होगा। दोनों पैरेलल हो जाएगा, वायर और ये जो लाइन निकल के आया है, इसको मैं L1 से डिनोट कर रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तभी तो नहीं कनेक्ट होगा। पैरेलल लाइन को इमिट नहीं करता है, तो मैं बोलूँगा ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों पैरेलल हो गया, तो फाइव टू का एंगल क्या निकल के आएगा, क्या लगता है? तो 5 to 90 निकल के आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हो चुका है। और फिर सेम चीज ए के साथ देखो, ए इनफिनिटी पे चल चुका है, तो उसका भी एंगल 90 आएगा। तो 5 2 और 5 1 90 आएगा। फॉर इनफाइनाइट लेंथ, 5 2 क्या हो गया और 5 1 क्या हो गया, 90 हो गया। तो साइन 90 1 होता है, तो नेगेटिव फिर कितना बनेगा? म्यू नॉट आई, देखो साइन 90 प्लस साइन 90 यानी कि 2 हो गया, यानी कि 2 पाई ए। तो क्या समझ में आया? अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे, अगर हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे, तो उसका जो मैट्रिक्स निकल के आएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। और ये जो पॉइंट पी है, ये वायर के ऑलमोस्ट मिडिल पे लाई करेगा। ये जो वायर, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे और ये पॉइंट पी मिडिल पे लाई कर रहा है ऑलमोस्ट, तो फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। अब मान लो कि ये जो पॉइंट पी है अभी मिडिल में था, अब ये मिडिल में ना होके एक एंड पे आ गया है, एक एंड पे आ चुका है, और वायर का लेंथ वही है, इनफाइनाइट। तो मुझे बता 5 1 और 5 2 क्या निकल के आएगा? देखो 5 1 और 5 2 क्या आएगा? 5 1 क्या था? 5 1 था कि पॉइंट पी का डायरेक्शन, पॉइंट पी का एंगल पॉइंट ए के साथ। ए क्या है? वायर का एक्सट्रीम एंड। ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका एक्सट्रीम एंड ए है। तो पॉइंट पी का एंगल कितना आएगा ए के साथ, अगर वायर इनफाइनाइट है तो? अभी देखो पॉइंट पी सीधा कनेक्ट हो गया, और 5 1 5 सॉरी 5 2 क्या था? परपेंडिकुलर से एक्सट्रीम एंड का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल। तो परपेंडिकुलर भी यही है, डायरेक्शन भी यही है, ओवरलैप कर गया, तो 5 2 कितना आ गया? 0 आ गया है, और 5 1 आ गया 90 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, जिसको एरो से डिनोट कर रहा हूँ, इस पे इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, तो 90 कितना निकल के आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, साइन 5 2 यानी साइन 0 0 हो गया, साइन 5 1 यानी 90, साइन 90 यानी 1, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, यही वैल्यू है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। अगर पॉइंट पी मिडिल पे है इनफाइनाइट लेंथ वायर का, तो मैग्नीफिक वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। और अगर एक्सट्रीम एंड पे लाई करेगा, कोई भी एंड हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई भी एंड हो चलेगा, तो वैल्यू क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए।